ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए सैलरी का रिवीजन कर रहे थे हम लोग और सैलरी के रूल्स को पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को। अलावेंसेस के बारे में बता दिया था। अलावेंसेस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टैक्सेबल अलावेंस, फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस, दूसरा पार्शली टैक्सेबल अलावेंस और तीसरा फुल्ली टैक्स फ्री अलावेंस। ठीक है, तो हम लोग पार्शली टैक्सेबल अलावेंस तक कर चुके थे, हाउस रेंट अलावेंस और एजुकेशन अलावेंस। आगे बात करना है आज किसकी, स्पेशल अलावेंस के बारे में बात करनी है। क्या होता है भाई स्पेशल अलावेंस? देखो स्पेशल अलावेंस जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। स्पेशल अलावेंस मोस्टली ना स्पेशल इंप्लॉय लोग को दिया जाता है। अलग अलग प्रकार के इंप्लॉय होते हैं, स्पेशल इंप्लॉय लोग को दिया जाता है। इसका दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए है और कैटेगरी बी है। कैटेगरी ए में जो है ना, उसमें ऐसा होता है कि ऐसा खर्चा जो होता है, अलावेंस ऐसा दिया जाता है, इंप्लॉय खर्चा तो करता है, करता किसके ऊपर खर्चा है? अपने पर्सनली खर्चा करता है, पर्सनली खर्चा करता है, बट वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन से जुड़ा होता है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लगता है, आप खाना खाते हो, ये आपका खर्चा है कि नहीं है? तो आपके एम्प्लॉय का खर्चा है, आपके एम्प्लॉयर का खर्चा है कि आपका खर्चा है? लेकिन अगर आप ऑन ड्यूटी खाना खा रहे हो तो भाई आपका एम्प्लॉयर बोला कि जाओ आपका एम्प्लॉयर बोला कि जाओ भाई आप भाटापारा चले जाओ, वहां से ऑर्डर लेके आ जाना। अब रास्ते में भूख लगेगा ना, तो रास्ते में आप कहीं से होटल से खाना खरीद के खा रहे हो, तो आपका पर्सनल खर्चा है कि नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रोफेशन में हो करके आप खाना खा रहे हो ना, तो भाई ये एम्प्लॉयर से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? खर्चा है आपका, पर्सनली करते अपने ऊपर हो, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहे हो तो शायद वो खर्चा करने की नौबत नहीं आती। जैसे यूनिफॉर्म तब पहनोगे, यूनिफॉर्म का खर्चा तब होगा जब आप किसी जॉब में रहोगे, सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर पुलिस वाले हो, तो आपको यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो इस पर क्या होता है, खर्चा अपने ऊपर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं प्रोफेशन से क्या होता है, नौकरी से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं पहला क्या लिखा हुआ है। 6 प्रकार के अलावेंसेज होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रैवलिंग अलावेंस, ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग अलावेंस। 6 अलावेंस होते हैं। ये अलावेंस कितना टैक्स फ्री होता है पता है? जितना एक्चुअल में खर्च करोगे ना उतना टैक्स फ्री होगा। जैसे आपको अलावेंस मिला 50,000 रुपए, ठीक है, अलावेंस कितना मिला? 50,000 रुपए, और आपने खर्च कर दिया 40,000 रुपए, तो 40,000 टैक्स फ्री हो जाएगा, 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अब अलावेंस मिला 50,000 रुपया और आपने खर्चा 50,000 ही किया, पूरा 50,000 छूट मिल जाएगा। अलावेंस मिला 50,000 रुपए, खर्च किया 70,000 रुपया, कितना छूट मिलेगा? पूरा 50,000। ये माना जाएगा जितना मिला उतना खर्च कर दिया। क्वेश्चन में कुछ ना बोले खर्चे के बारे में, तो ये मानना जितना मिला उतना क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ये मान के चलना आप लोगों को। समझ में आ गया? ये अलावेंसेज है, कोई दिक्कत? तो ट्रैवलिंग अलावेंस, डेली अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, हेल्पर अलावेंस, एकेडमिक अलावेंस, यूनिफॉर्म अलावेंस, ये 6 अलावेंसेज हैं। ऐसे अलावेंसेज अगर आपको दिखाई देंगे तो आप क्या करोगे, इसको फुल्ली टैक्स फ्री मान लेंगे। क्या मान लेंगे? फुल्ली टैक्स फ्री मान सकते हैं, बट अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस देगा तो एक्चुअल एक्सपेंसेस तक टैक्स फ्री है। सॉरी, एक्चुअल एक्सपेंसेस तक। ठीक है, कहां तक टैक्स फ्री है? एक्चुअल एक्सपेंसेस तक टैक्स फ्री है। ठीक है, इसके बाद अगला होता है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 जो होता है स्पेशल इंप्लॉय को दिया जाता है। ऐसे इंप्लॉय थोड़ा कष्ट सहते हैं तो बदले में उनको दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे एक इंप्लॉय क्या कर रहा है, एसी में रूम में बढ़िया बैठ के काम कर रहा है, दूसरा इंप्लॉय किसी खतरनाक जंगलों में या पहाड़ों में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, अपने परिवार से दूर है, तो तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही है? तो ऐसे कोई स्पेशल अलावेंस तो उसके कॉम्पेंसेशन के तौर पर अलावेंस देते हैं, तो इसको एक प्रकार से कॉम्पेंसेटरी अलावेंस बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पेंसेटरी अलावेंस बोलते हैं। तो ऐसा कुछ अलावेंसेज होते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्या होता है, ऑल स्पेशल लोकेटेड हाइट। देखो ऐसा कोई अलावेंस है जो, जैसे कोई हिल में आप काम कर रहे हो जिसका सी लेवल से ऊंचाई कितना है, 1000 मीटर से ऊपर है, तो ऐसे में जो भी अलावेंस मिलेगा हिल अलावेंस, तो उसमें 300 रुपये पर मंथ रेट से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 300 रुपये पर मंथ रेट से क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद होता है ट्राइबल एंड शेड्यूल एरिया अलावेंस। ट्राइबल शेड्यूल एरिया, कोई ट्राइबल एरिया, कोई जंगल में ट्राइबल एरिया में आप जाके काम कर रहे हो, तो वहाँ परिवार से दूर हो ना, घर से दूर हो, आप शहर से दूर हो, तकलीफ हो रही वहाँ रहने में आपको, तो बदले में आपको जो अलावेंस मिलेगा ट्राइबल या शेड्यूल एरिया अलावेंस, तो उसमें 200 रुपये पर मंथ रेट से क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। समझ में आ गया? इसके बाद है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। जो चिल्ड्रन एजुकेशन, अगर मान लीजिए इंप्लॉय का बच्चा पढ़ता है कहीं पे, तो बदले में उसको क्या मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस मिलता है। अगर एम्प्लॉयर उसको एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं दे पाता है तो उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस मिलता है। तो ये क्या होता है, आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। कितना टैक्स फ्री होगा? 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम कितना चाइल्ड, 2 चाइल्ड तक टैक्स फ्री होता है। हाँ, क्या चीज़, ये 100 रुपये होगा, नीचे वाला 300। हॉस्टल अलावेंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस, ये गलत छपा है, 100 से क्या कर लेना, इसको 300 कर लेना। कितना कर लोगे? 300 कर लेना। समझ में आ गया? चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस बोलेंगे। समझ में आ गया? 300 रुपये पर मंथ से टैक्स फ्री हो जाता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ओके, कोई दिक्कत? और एक होता है अंडरग्राउंड अलावेंस। अंडरग्राउंड अलावेंस किसको बोलेंगे? जैसे अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं ना, काला पत्थर फिल्म में देखे होगे, केजीएफ फिल्म में देखे होगे, माइनिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तकलीफ होती है ना, तो ऐसे में अंडरग्राउंड अलावेंस मिलता है। जितना मिलेगा उसमें 800 रुपये पर मंथ से क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री। इसके बाद होता है अगला, क्या पता है, रिमोट अलावेंस। कोई बहुत दूरस्थ एरिया में अगर आप काम करते हो तो आपको जो भी अलावेंस मिलेगा, रिमोट अलावेंस मिलेगा, 1300 रुपये पर मंथ से टैक्स फ्री होगा। कई बार बच्चे इसको समझ लेते हैं कि ये टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल नहीं होगा भैया, इतना टैक्स फ्री होगा, मिलेगा जो भी उसमें टैक्स फ्री होगा। ठीक है, आगे
एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर कोई ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय है, कैसा एम्प्लॉय है, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय है, मतलब उसका ऑफिस ही ट्रांसपोर्ट है। जैसे अगर मान लो रेलवे का ड्राइवर है तो उसका ऑफिस क्या है, हाँ ट्रेन उनका ऑफिस है। आप लोगों को अपने पापा का ऑफिस का पता है? पता है, क्योंकि उनका एक परमानेंट ऑफिस है। और किसी के पापा का ऑफिस का पता है? शायद नहीं है, क्योंकि फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क है मतलब ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं। किसमें काम कर रहे हैं? उनका ट्रेन ही, जैसे मान लो अगर कोई गार्ड है, टीसी है या फिर ड्राइवर है, तो उनके लिए उनका जो ट्रेन है, जो उनका ट्रांसपोर्ट है, वही उनके लिए क्या होगा, ऑफिस होगा, है कि नहीं? उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है। तो कितना तकलीफ होता है अगर आप थोड़ा सा ट्रैवल करके आते हो, कितना तकलीफ होता है। सोचो तो पूरा दिन भर पूरा जीवन उसमें बिता रहे हैं, कितना तकलीफ होता होगा। ठीक है, तो बदले में क्या मिलेगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। टैक्स फ्री होता है। कितना टैक्स फ्री होता है? विच एवर इज लेस। नंबर 1 70% ऑफ अलाउंस, और नंबर 2 10,000 पर मंथ के रेट से। कितने रुपए के रेट से? 10,000 पर मंथ के रेट से होता है। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? ठीक है, ये होता है पर मंथ के रेट से। एंड फॉर अदर एम्प्लॉय, नॉर्मल एम्प्लॉय, फॉर अदर एम्प्लॉय, कोई अदर एम्प्लॉय है जैसे क्या है, अच्छा अदर एम्प्लॉय को अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय नहीं है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 1600 रुपये पर मंथ के रेट से टैक्स फ्री होता था, वो नहीं है, पूरा टैक्सेबल होगा। अदर एम्प्लॉय के लिए क्या होगा? पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर कोई ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय हुआ तो उसके लिए 32 रुपये पर मंथ के रेट से क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब ये कुछ अलाउंसेज है जो 100% टैक्स फ्री होता है। जैसे कि कौन सा अलाउंस है, पहला पढ़ो, फॉरेन अलाउंस। अगर आप फॉरेन में जॉब कर रहे हो और वहां से कोई भी अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो पूरा अलाउंस क्या हो जाता है? टैक्स फ्री। कितने लोग को फॉरेन में जॉब करना चाहते हो? हाथ उठाओ। नहीं करना फॉरेन में जॉब? क्यों नहीं करना है? अच्छा नहीं है? अरे देश प्रेम, स्वदेश देखा, विदेश में स्वदेश। ठीक है, तो देखो फॉरेन अलाउंस, क्या फॉरेन से अलाउंस। ठीक है, सैम्पैचुरी अलाउंस, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है। सैम्पैचुरी अलाउंस 100% टैक्स फ्री है। इसके बाद है अलाउंस फ्रॉम यूएनओ। यूएनओ से अलाउंस मिलता है आपको। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब करते हो, वहां से कोई भी अलाउंस मिलेगा, क्या होगा? वो टैक्स फ्री होगा। इसके बाद होता है पर डीम अलाउंस। पर डीम अलाउंस क्या होता है? जैसे मान लो मैंने बोला कि भाई हमारी एक फैक्ट्री है गुजरात में, फैक्ट्री डाल रहे हैं हमने यहाँ, जाओ वहाँ वर्करों को ट्रेनिंग वेनिंग दे के आओ। 2 महीने का पूरा टूर है भैया आपका। आप गए 2 महीना वहाँ क्या हुए, रहे। अब वहाँ मैंने आपको ना घर दिया ना कुछ नहीं दिया, आप वहीं रह रहे हो, खर्चा कर रहे हो, होटल में रह रहे हो, स्टे कर रहे हो। जब वापस आए, मैंने बोला 2 महीने वहाँ रहे गुजरात में, ट्रेनिंग वेनिंग दे दी अच्छे से, एम्प्लॉय लोगों को दे दी अच्छे से ट्रेनिंग। कितना खर्चा हुआ? 60,000 खर्चा हुआ। ड्रॉस से निकालेंगे, दे देंगे 60,000 रुपया। पर डीम अलाउंस पूरा एग्जेम्प्ट है। क्या है? पूरा एग्जेम्प्ट है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? ठीक है, ऐसे करके। ठीक, चलो बेटा, परक्यूसिट्स की बात आती है। किसकी बात आती है? परक्यूसिट, सुविधाएं। सुविधाएं ये भी टैक्सेबल होती है। उसके जो वैल्यू होता है, जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी। अब परक्यूसिट भी 3 प्रकार का होता है। पहला टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय, दूसरा टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। जितना पढ़ा रहा हूँ ना, सब थ्योरी में लिखने को आ सकता है एग्जाम में। इनकम टैक्स की जो मैं तैयारी कराता हूँ ना, इसका प्लस पॉइंट ये है, और इनडायरेक्ट टैक्स का भी प्लस पॉइंट ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिकल, जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा वो तो प्रैक्टिकल भी तैयारी करा रहा हूँ, प्लस मैं किसकी तैयारी करा रहा हूँ? थ्योरी की भी क्या करा रहा हूँ? तुम लोगों को तैयारी करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों की तैयारी हो रही है। ये सब रूल, यही सब रूल तो आएगा थ्योरी में लिखने को, आप अनसॉल्व में उठा के देख सकते हैं। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाँ, परक्यूसिट्स की बात चल रही थी। तो परक्यूसिट्स 3 प्रकार का होता है। टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय, टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर ऑल, टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉय, टैक्स फ्री परक्यूसिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर स्पेसिफाइड, पहले तो बात करते हैं टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय। वो कौन कौन से परक्यूसिट्स है जो सारे एम्प्लॉय के लिए क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। सारे एम्प्लॉय के लिए क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। सारे एम्प्लॉय के लिए क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, चलो तो क्या होता है? सबसे पहला आता है हाउस परक्यूसिट्स। क्या आता है बॉस? हाउस परक्यूसिट्स। तो देखो हाउस परक्यूसिट्स बिल्कुल सिंपल है। अगर किसी एम्प्लॉय को रहने के लिए क्या दिया गया? सुविधा दिया गया, मकान दिया गया। क्या दिया गया? मकान दिया गया कि बोले भाई ये लो रहो। ठीक है, इस मकान का सुविधा दिया गया आपको, रहो। तो मकान कैसा दिया गया? शेड वाला दिया गया, शेड वाला नहीं दिया गया, कच्चा दिया गया, पक्का दिया गया, बंगलो दिया गया, सबसे कोई मतलब नहीं आपको। कितना आसान कर दिया रूल। देखो आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि जिसको मकान दिया गया है वो एम्प्लॉय कैसा है। वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये देखना है आपको सबसे पहले तो। ठीक, दूसरा आपको ये देखना है कि जिसको घर दिया गया है वो घर कैसा घर है, फर्निश्ड घर है कि अनफर्निश्ड घर है। अनफर्निश्ड घर है वो घर, अनफर्निश्ड घर है या फिर वो घर कैसा घर है?
फर्निश्ड घर है बेटा वो आपको देखना है। अनफर्निश्ड मतलब क्या होता है? खाली मकान होता है। और फर्निश्ड घर का मतलब क्या होता है? आप लोग को कैसा मकान मिला है? फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड मिला है? जैसे घर गए तो खाली मिला, नहीं झाड़ू वाड़ू लगा के अपने को सेटल करना पड़ा है ना, पुताई वताई भी करना पड़ा, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो ये अनफर्निश्ड मकान है। कैसा मकान है? या तो अनफर्निश्ड मिलेगा या फर्निश्ड मिलेगा। फर्निश्ड मतलब विद फर्नीचर। फर्निश्ड मीन्स क्या होता है? अगर फर्नीचर मिला, कुछ कुछ इंप्लॉय लोग को मिलता है फर्नीचर के साथ, ठीक है, ओके। तो फर्नीचर क्या है? फर्नीचर मिला साथ में, क्या मिला है? फर्नीचर। तो ये बस आपको देखना है, एक तो ये देखना है कि गवर्नमेंट इंप्लॉय है कि प्राइवेट इंप्लॉय है, दूसरा क्या देखना है? फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है, ये देखना है। फर्निश्ड मतलब आप फर्नीचर के साथ है। अगर वो बंदा गवर्नमेंट इंप्लॉय हुआ, कौन सा इंप्लॉय बनना चाहते हो बड़े होके? गवर्नमेंट इंप्लॉय बनना है कि नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय बनना है? गवर्नमेंट बनना है। हाँ, फैसिलिटी अच्छी है। आपको पता है बीच में मैं पढ़ा था एक बार पेपर में, 2012 की बात है, उस समय पढ़ा था मैं, तो एक मतलब एक एक्सिस बैंक का बहुत हाई पोस्ट का जॉब था। हाँ, मतलब एक हाई पोस्ट का जॉब था, सरकारी बैंक का, SBI का हाईएस्ट पोस्ट था एक। तो हाईएस्ट पोस्ट का जो मतलब जो एक ऑफिसर का रैंक था, उसकी सैलरी साल भर की पता कितनी थी? 34 लाख रुपए थी साल भर की। साल भर की सैलरी 34 लाख थी SBI में, साल भर की एक ऑफिसर का सैलरी था। उसी लेवल का एक्सिस बैंक ऑफिसर था, उसी लेवल का, उसकी सैलरी पता कितनी थी? 13 करोड़ साल की। अब बोलो गवर्नमेंट बनना नॉन गवर्नमेंट बनना? दोनों में अंतर क्या है? देखो क्या होता है, गवर्नमेंट में क्या होता है, बड़े मतलब छोटे छोटे पोस्ट में सैलरी ज़्यादा होती है और बड़े बड़े पोस्ट में सैलरी कम लगती है। प्राइवेट में क्या होता है, छोटे छोटे पोस्ट में, नीचे के पोस्ट में ना सैलरी कम लगती है, लेकिन बड़े बड़े पोस्ट में क्या होती है, सैलरी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसी रहती है। तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। गवर्नमेंट की चपरासी की सैलरी क्या रहेगी? एक्सिस बैंक के प्राइवेट चपरासी की सैलरी से क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। लेकिन वही ऑफिसर की अगर बात करें तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। खैर छोड़ो, उधर कहाँ जाना, पढ़ाई में ध्यान देते हैं। देखो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई और प्राइवेट, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एम्प्लॉय ही ना बने, एम्प्लॉयर बने, ठीक। क्या बनेंगे? नहीं बनना, ठीक है। तो अनफर्निश्ड मकान और फर्निश्ड मकान की बात कर लेते हैं। देखो पहला क्या है, मकान के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कैसे, अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉय, वो एकदम सिंपल है। गवर्नमेंट इंप्लॉय कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में दिया रहेगा वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स एज पर गवर्नमेंट रूल। क्वेश्चन में लिखा ही रहेगा कि गवर्नमेंट इंप्लॉय रहेगा तो लिखा रहेगा भाई इस आदमी को 3000 रुपये पर मंथ क्रेडिट से उसके मकान की वैल्यू एज पर गवर्नमेंट रूल लिख दे देगा। 3000 पर मंथ इंटू 12 कर देना, साल भर का आ जाएगा 36,000, ऐसा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल तौर बता रहा हूँ, कुछ भी लेगा, वैल्यू दिखा रहेगा, लिखा रहेगा, हो गया, आ गया वैल्यू, आ गया टैक्सेबल वैल्यू, जो दिखा रहेगा उसको लिख देना, हो गया टैक्सेबल वैल्यू, आ गया। अब अगर ये अनफर्निश्ड का मकान का आ गया, किसका आ गया? अनफर्निश्ड। अगर उसको फर्नीचर दिया गया है, कुछ नहीं करना, फर्नीचर का 10% जोड़ देना, जितने का फर्नीचर दिया गया होगा ना, जैसे उसको 50,000 के कॉस्ट का फर्नीचर दिया गया होगा, उसका 10% उसमें क्या कर देना? ऐड कर देना। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक। और अगर हाउस के नाम पे उसके सैलरी से कुछ काटा गया होगा तो क्या कर देना? माइनस कर देना। इतनी सी बात है, कोई खास बात इसमें है ही नहीं, ठीक। टेंशन अगर किसी का है, टेंशन अगर किसी का है तो किसका है? नॉन गवर्नमेंट का है। किसका है? नॉन गवर्नमेंट का। समझो, नॉन गवर्नमेंट के साथ बारे में देख लेते हैं। देखो नॉन गवर्नमेंट में क्या है, एकदम सिंपल सी बात है। देखो नॉन गवर्नमेंट में क्या है, समझ लो। देखिए, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ, कैसे एम्प्लॉय हुआ? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ। तो नॉन गवर्नमेंट अगर वो एम्प्लॉय है तो आप कुछ मत करना, ये तो और आसान है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और आसान है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। दो चीज देखना है, एक तो देखना है आप लोगों को, सबसे पहले ये देखना नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कि मकान का मालिक कौन है, ओनर कौन है। अगर उस मकान का ओनर एम्प्लॉयर है, कौन है? उस मकान का ओनर कौन है? एम्प्लॉयर है, ठीक। अगर एम्प्लॉयर खुद का मकान है, जैसे मान लो मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे क्या हो? एम्प्लॉय हो। तो मैंने क्या बोला, मकान चाहिए, रहना है, तो आपको मैंने मकान की चाबी दी और आप रहना चालू कर दिए, तो भाई मकान का मालिक मैं हूं ना। तो ऐसे केस में टैक्सेबल वैल्यू कैसी आएगी? कुछ नहीं करना, सरकार ने देखो काम कितना आसान कर दिया है। सीधा सरकार बोलता है कुछ मत करो, सीधा उस सिटी का पॉपुलेशन देखो। क्या देखो? सिटी का पॉपुलेशन देखो। क्या देखो? सिटी का पॉपुलेशन देखो। ऐसा सिटी का पॉपुलेशन देखना आपको, डायरेक्टली उस सिटी का पॉपुलेशन देखना है, पॉपुलेशन देखना है सिटी का, सिटी का पॉपुलेशन देखना।
कि उस सिटी का पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है, उस सिटी का पॉपुलेशन देखना। और उसके भी फिलहाल दो कैटेगरीज हैं। देखो पहला ओल्ड रूल है, अच्छा ओल्ड रूल के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब देखो अगर डेट बिफोर 1 सितंबर 2023 और 1 सितंबर 2023 और उसके बाद अगर मकान है तो देखो साल को 2 भाग में बांटा गया है। एक है आपका 5 महीने का, देखो सितंबर तक का कितना महीना हुआ, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, 5 महीना। तो 5 महीने इधर हो गया, 5 महीना इधर हो गया, और ये क्या हो गया, सितंबर के बाद 7 महीना, ये हो गया तुम्हारा कौन सा महीना, 7 महीना। ठीक है, तो 5 महीने का ऐसे निकालोगे, 7 महीने का ऐसे निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो आप ये चेक करना कि उस सिटी का पॉपुलेशन कितना है, कितना सिटी का पॉपुलेशन है। अगर उस सिटी का पॉपुलेशन बिलो 10 लाख, अगर उस सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से क्या है, कम है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, 7.5% ऑफ सैलरी, उसके सैलरी का कितना लेना आप लोगों को, 7.5% ऑफ सैलरी ले लेना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑलराइट। अगर उस सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से लेकर कहाँ तक, 14,99,999 तक अगर है, उस सिटी का पॉपुलेशन अगर इतना है, तो ऐसे केस में कितना लोगे आप लोग, 10% ऑफ सैलरी। देन सैलरी का कितना परसेंट ले लेना आप लोगों ने, 10% ले लेना है। अगर उस सिटी का पॉपुलेशन 15 लाख से लेकर कहाँ तक है, 24,99,999 तक है, तो ऐसे केस में भी कितना लोगे आप, 10% ऑफ सैलरी ही लोगे। अगर उस सिटी का पॉपुलेशन 25 लाख से 40 लाख तक हुआ, 40 लाख तक है, तो ऐसे केस में कितना लोगे, 15% ऑफ सैलरी लोगे। और अगर उस सिटी का पॉपुलेशन अबव 40 लाख हुआ, अबव क्या हुआ, 40 लाख हुआ, तो कितना लोगे, 15% ऑफ सैलरी। कितना लोगे, 15% ऑफ सैलरी लोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? ये होगा, कोई परेशानी नहीं है? ओके। अभी क्या कहानी देखो, अब नए रूल के हिसाब से क्या हो गया है, नया रूल बदल गया है। अगर वो बिलो 10 लाख है तो कितना लोगे, 5% ऑफ सैलरी लोगे। यहाँ पर कितना लोगे, 5% है क्या, अच्छा यहाँ भी 5% ऑफ सैलरी लोगे। इस केस में भी कितना लोगे, 5% ऑफ सैलरी लोगे। यहाँ पर कितना लोगे, 7.5% ऑफ सैलरी ले लोगे। ठीक है, इसमें भी कितना ले लोगे, 7.5% ऑफ सैलरी ले लोगे। 7 महीने का सैलरी का 7.5% निकालना, और इस केस में कितना लोगे, 10% ऑफ सैलरी। रूल याद रखना भाई, रूल याद रख लेना, 10% ऑफ सैलरी। मतलब ये है कि वो बंदा अगर जैसे रह रहा होगा, जो सिटी का पॉपुलेशन है उसके हिसाब से चलना है आप लोगों को। अगर वहाँ का पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो पहले 5 महीने का जो सैलरी रहेगा ना, कैसे निकालोगे परक्यूसिट्स का वैल्यू, पहले 5 महीने का सैलरी रहेगा, उस सैलरी का 7.5% निकाल देना, और अगले 7 महीने की सैलरी का 5% निकाल देना, दोनों को जोड़ देना, तो घर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, वैसे ही अगर उस सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से 14,99,999 तक है तो क्या करोगे, पहले जो भी सैलरी आएगी 5 महीने का, सैलरी को डिवाइड कर लेना। कैसे डिवाइड करोगे, जैसे पूरे साल भर की सैलरी 1,20,000 है, सपोज पूरे साल भर की सैलरी कितनी है, 1,20,000, 1,20,000 है मान लो, तो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना, 5 महीना और 7 महीना। 5 महीने का सैलरी कितना हो गया, 50,000, और इधर हो गया कितना, 70,000, ऐसे करके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो 5 महीने का निकाल देना, 7.5% वगैरह निकाल। मेरे को लग रहा है कि थ्योरी में एग्जाम में पूछना दे इसके बारे में। ठीक है, नया चीज़ है तो पूछ सकता है। तो 5 महीने का 50,000 का, जैसे मान लो 10 लाख से कम है वहाँ का पॉपुलेशन, तो 7.5% और 70,000 का 5%, दोनों को जोड़ देना, तो आ जाएगा फैसिलिटी का वैल्यू, हाउस फैसिलिटी का वैल्यू आ जाएगा। जैसे 5,000 का निकालो 7.5% निकालो, 50,000 का 7.5% निकालो, चलो 50,000 का 7.5% निकालो, निकालो। हाँ, 3,750 आया, और इसका निकालो 70,000 का 5% निकालो, 3,500, दोनों को जोड़ दो, 250। ये हाउस की फैसिलिटी आ जाएगी वैल्यू, ये हाउस की फैसिलिटी की क्या आ जाएगी, वैल्यू निकल आएगी। क्लियर हुआ आप लोगों को, कोई बात की नहीं हुआ? ठीक है, ऐसे निकालना है, कोई दिक्कत? यही पॉपुलेशन के हिसाब से चलोगे, किसके हिसाब से चलोगे, पॉपुलेशन के हिसाब से। अब अगला कैटेगरी है जब हाउस का ओनर एम्प्लॉयर ना हो, जब हाउस का ओनर, वो हाउस का ओनर कौन ना हो, एम्प्लॉयर ना हो। हाउस का ओनर कौन ना हो,
एम्प्लॉयर ना हो, हाउस का ओनर एम्प्लॉयर ना हो, एम्प्लॉयर ना हो। तो ऐसे केस में कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल है, विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल, विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल, विल बी टैक्सेबल, विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो पहला देखो क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा क्या, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो एक्चुअल में रेंट पेड करेगा ना उसको ले लेना, साल भर का एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। और दूसरा लोगे शुरुआती 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी ऑफ 5 मंथ, और दूसरा लोगे 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी ऑफ 7 मंथ। ऐसे करके दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ोगे वैल्यू आएगा, एक अमाउंट आ जाएगा, इधर एक अमाउंट आ जाएगा, इधर एक अमाउंट आ जाएगा, दोनों में देखना कम कौन है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये रूल है। कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं है तो बोलो। है? नोट करिए प्लीज, नोट कर लो। ओके, देखिए, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, हो गया खत्म हाउस परक्विजिट्स, ये कहानी हाउस परक्विजिट्स की। चलिए ठीक है, अब देखो अगला क्या होता है पता है, ये पुराना रूल था, बंद हो गया, इसको कट कर देना, पुराना रूल है, हटा देना इसको। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं किसकी, टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, किसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बार बार सैलरी की बात आ रही थी, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा? अच्छा बताओ, अलाउंस के टाइम पे सैलरी का मतलब क्या होता था? मुस्कुराने नहीं बोला मैंने, मुस्कुराइए आप, बिलासपुर में ऐसा नहीं बोला मैंने, बताइए जल्दी। हाँ, बेसिक सैलरी, वहां पे सैलरी का मतलब क्या होता था? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस डियरनेस अलाउंस बट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन ऑन सेल्स, जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आता था वो होता था। और यहाँ पे क्या होगा? सब होगा। यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे या डियरनेस अलाउंस बट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस। मतलब जो भी आपको कैश में मिलेगा सब क्या होंगे? टैक्सेबल। जो टैक्सेबल हो रहा है उसको लेना है आप लोगों को। समझ में आ गया? किसको नहीं लोगे? डियरनेस अलाउंस को नहीं लोगे। अगर खाली डियरनेस अलाउंस है तो अगर वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो नहीं लोगे। किसी परक्विजिट्स का वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करोगे। कोई टैक्स फ्री अलाउंस है तो उसको कंसीडर नहीं करोगे, केवल टैक्सेबल पार्ट ऑफ जो अलाउंस है उसी को कंसीडर करोगे। तो ये कुछ छोटे मोटे बात है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा प्रोविडेंट फंड में, वो सब कुछ शामिल नहीं करना है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता है। कोई दिक्कत है आप लोगों को? ओके, चलिए देखिए, अब बारी आ जाती है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? कौन होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? ऐसा कोई एम्प्लॉय, देखो उसको स्पेसिफाइड बोलते हैं पहला एम्प्लॉय। ऐसा कोई बंदा जिसको, जो कंपनी का डायरेक्टर है, जो कंपनी का क्या है? डायरेक्टर है। ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई पर्सन जो कंपनी के 20% शेयर्स होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक। और तीसरा, ऐसा कोई बंदा जो कंपनी में या फिर जिसकी सैलरी, साल भर की सैलरी 50,000 से ऊपर है। और यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा? वही सब, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस, सारी चीजें। तो यार आजकल देखा जाए तो सभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। शायद ही कोई एम्प्लॉय होगा जिसका 50,000 से ऊपर सैलरी होगा क्या साल भर का? सबका सैलरी 50,000 से ऊपर ही होता है, तो सभी स्पेसिफाइड है। अगर देखा जाए तो सबके लिए सरकार को बोल देना चाहिए कि भाई ये अलाउंस जो है सबके लिए क्या है, सॉरी ये जो परक्विजिट है सबके लिए क्या है? टैक्सेबल है। जैसे फैसिलिटी ऑफ कार, अगर आपको कार मिलता है एम्प्लॉय के तौर पर, टैक्सेबल है। फैसिलिटी ऑफ स्वीपर का अगर आपको फैसिलिटी मिलता है, टैक्सेबल है। फैसिलिटी ऑफ वॉचमैन की फैसिलिटी मिलती है, टैक्सेबल है। फैसिलिटी ऑफ गार्डनर, टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, घूमने घामने की फैसिलिटी मिलती है ना, पास वास मिलता है, क्या है? टैक्सेबल है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल टैक्सेबल है। फैसिलिटी ऑफ गैस, टैक्सेबल है। फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेबल है। फैसिलिटी ऑफ वाटर, टैक्सेबल है। फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन टू एम्प्लॉइज हाउस होल्ड, मतलब एम्प्लॉय के घर के कोई भी सदस्य को अगर मिल रहा है, भाई बहन बेटी सबको, क्या है? टैक्सेबल। एजुकेशन की फैसिलिटी मिलती है, तो है कि नहीं? रेलवे वाले बच्चों को मिलती है ना एजुकेशन की फैसिलिटी, की नहीं मिलती है? कहाँ मिलती भैया? फैसिलिटी मिलती ही नहीं तुम लोगों को। फीस नहीं जमा करते हो रेलवे में? स्कूल का फीस जमा करते हो कि नहीं करते हो? रेलवे स्कूल में रहते हो तो हाँ, कंसेशनल रेट में होता होगा कुछ। बाकी लोग का स्कूल का फीस ज़्यादा होगा, तुम लोग के स्कूल का फीस कम होगा, रेलवे वाले के बच्चों से कम पैसा लेते होंगे, ऐसा कुछ होगा। 2-2 हज़ार रुपये कुछ लेते ना साल का? अच्छा, उतना भी कम नहीं लेते। अच्छा, सिंगल कल्चरल चाय का फ्री है? ऐसा? चलो ठीक है, फिर क्या बोले। चलो देखो, हम तो रेलवे वाले हैं नहीं भैया, तो हम क्या कर सकते हैं। चलो देखो आगे देखें, इसके बाद क्या लिखा है।
कार की बात कर लेते, किसकी बात कर लेते? कार। कार में ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। कार के बारे में देख लो, सुन लो, कहानी सुन लो, कार में क्या कहानी है। देखो बच्चों, कार के बारे में ये कहानी है कि कार कैसे यूज़ हो रहा है। देखो जैसे देखिए, आपको मैंने कार की चाबी लग नहीं रही वैसे, ठीक है, कार दिया, कार की चाबी दी एम्प्लॉय को। क्या दिया? कार का चाबी एम्प्लॉय को क्या कर दिया? दे दिया। अब एम्प्लॉय चला रहा है कार को। अब देखो कार को यूज़ कैसे कर रहा है वो, एम्प्लॉय कार को यूज़ कैसे कर रहा है। अब इसको मैंने कार की चाबी दी, कैसे यूज़ कर रहा है पता है? कार को पूरी तरीके से वो ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा है, कोई भी पर्सनल काम नहीं कर रहा है, पूरा किसका काम कर रहा है? ऑफिस का काम कर रहा है, ऑफिस वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑफिस वर्क कर रहा है। क्या इसमें कोई फैसिलिटी ले रहा है? क्या कोई टैक्सेबल वैल्यू बना? फैसिलिटी नहीं बनी, नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको कार की चाबी दी एम्प्लॉय को, अब वो कार को यूज़ कैसे कर रहा है? वो 100% पर्सनल यूज़ कर रहा है। कैसे यूज़ कर रहा है? 100%, तब फैसिलिटी बनती है और टैक्सेबल भी होगा। तो कैसे करोगे? तो देखो कैलकुलेट कैसे करोगे, ऐसे कैलकुलेट करोगे। क्या करना? कार दिया और कार को कैसे यूज़ कर रहा है? 100% पर्सनल। कैसे यूज़ कर रहा है? 100%, जरा सा भी ऑफिस का काम नहीं कर रहा ना भैया, 100% पर्सनल यूज़ कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या करोगे? ऐड करोगे रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार, मेंटेनेंस ऑफ कार के खर्चे को ऐड कर लेना, ठीक। दूसरा, अगर उसको साथ में ड्राइवर दिया गया है तो उसको भी जोड़ देना, ड्राइवर सैलरी। क्या ऐड कर देना? ड्राइवर सैलरी को भी क्या कर देना तुम लोग? ऐड कर देना, ड्राइवर सैलरी को भी ऐड कर देना। ड्राइवर का अगर सैलरी भी दिया होगा तो उसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। इसके अलावा कार का डेप्रिसिएशन 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, कार का 10% क्या कर देना? डेप्रिसिएशन के नाम पे जोड़ देना। अगर कार का मालिक एम्प्लॉयर है, अगर कार का मालिक एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर ने खुद किराए पर लेकर दिया है, तो डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? डेप्रिसिएशन हमेशा हम लोग अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे लगाते हैं। मकान, उस प्रॉपर्टी का मालिक क्या एम्प्लॉयर है क्या? वो तो रेंट भर रहा है, तो डेप्रिसिएशन फिर मत लिखना। फिर क्या लिखना? रेंट ऑफ कार। फिर रेंट ऑफ क्या लिखोगे? कार। या तो डेप्रिसिएशन लिखाएगा या फिर रेंट लिखाएगा, दोनों में से कोई एक लिखाएगा। रेंट ऑफ कार है तो रेंट ऑफ कार लिख देना। ये कार की फैसिलिटी की वैल्यू आ गई, ये टैक्सेबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टैक्सेबल। और अगर कार के मामले में कुछ पैसे कट किए गए उसके सैलरी से तो उसको हटा लेना, आ जाएगा वैल्यू। समझ में आ गया? तो ये आ गया कार की वैल्यू। कोई दिक्कत है? ओके। अब बारी आती, समझ में आ गया बात की नहीं आ गया? ठीक, मिटा दो इसको, ठीक है, ओके। अगला कंडीशन, अगर मान लो वो कार की चाबी आपने दी अपने एम्प्लॉय को और वो कार को कैसे यूज कर रहा है? पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों पर्पज से क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। प्रोफेशनल दोनों पर्पज से क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, दोनों पर्पज से। मतलब वो कार को पर्सनल घूमने भी जा रहा है और प्रोफेशनली क्या कर रहा है? यूज भी कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या करोगे? बिल्कुल सिंपल है। फिर आप चेक करोगे कार के खर्चे कौन बियर करता है। कार के खर्चे कौन बियर करता है? अगर कार के सारे खर्चे कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। कौन बियर कर रहा है? मतलब रनिंग मेंटेनेंस का खर्चे एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। तो ऐसे केस में टैक्सेबल कैपेसिटी क्या होगा? अगर वो कार को देखना लार्ज कार है कि स्मॉल कार है, अगर वो लार्ज कार हुआ तो 24 रुपये पर मंथ के रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, फैसिलिटी टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलता है 24 रुपये पर मंथ के रेट से ला टैक्स दे दे, ठीक। और अगर वो स्मॉल कार हुआ, कैसा कार हुआ? स्मॉल कार हुआ तो 1800 रुपये पर मंथ के रेट से क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, ठीक। कौन खर्चा बियर करेगा? तो और अगर खर्चे कौन बियर करेगा? एम्प्लॉय खर्चे बियर करेगा। कौन खर्चे बियर करेगा? एम्प्लॉय अगर बच्चों खर्चे बियर करता है तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर लार्ज कार है तो 900 रुपये पर मंथ टैक्सेबल वैल्यू होगा, स्मॉल कार है तो 600 रुपये पर मंथ टैक्सेबल वैल्यू होगा। ओके, एकदम सिंपल है। अगर उसको अलग से ड्राइवर दिया गया है तो दोनों ही केस में 900 रुपये पर मंथ के से ड्राइवर का सैलरी ऐड कर देना। 900 रुपये ड्राइवर का सैलरी, किसका सैलरी? ड्राइवर का सैलरी 900 रुपये ऐड कर देना। कहानी खत्म, कोई दिक्कत? बस ये आपको चेक क्या करना है, कार कैसे दिया गया, कैसे यूज कर रहा है। 100% पर्सनल यूज कर रहा है, पहले जैसे बताया था वैसा करो। पर्सनल पर्पस दोनों, पर्सनल मैक्सिमम क्वेश्चन में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मिलेगा। बोथ यूज कर रहा है, पार्शली पर्सनल पार्शली प्रोफेशनल यूज कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे बनाओगे, खर्चा देखोगे एम्प्लॉयर का, ठीक। अच्छा मान लो 100 रुपये खर्चा हुआ। देखो कार का खर्चा मेंटेनेंस का 100 रुपये हुआ, 100 में से 99 रुपये एम्प्लॉयर बियर किया और 1 रुपये एम्प्लॉय बियर किया, क्या मानेंगे? सारे खर्चे कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉय। बोला ना, अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा सारे एम्प्लॉयर करेगा तो ये वाला रूल लगेगा। अगर 1 रुपये भी खर्चे कौन कर दिया? एम्प्लॉय, तो माना जाएगा सारे खर्चे कौन बियर करता है? एम्प्लॉय। जैसे क्वेश्चन में कई बार लिख देता है कि कार के खर्चे दोनों बियर करते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों, तो क्या मानोगे? एम्प्लॉय बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर नहीं एम्प्लॉय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बच्चों ये कार की बात हो गई। किसकी बात हो गई? कार की बात हो गई। क्लियर है? अब किसी बंदे को अगर एक से अधिक कार दिया गया है, कितना कार दिया गया है? एक से, तो पहले कार को बेटा आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मानना। मतलब उसमें क्वेश्चन में कुछ भी बोले इग्नोर करना, क्वेश्चन में कुछ भी बोले इग्नोर करना। आपको फिर क्या मानना है?
पर पहले कार को पर्सनल प्रोफेशनल दोनों मानना है और दूसरे कार को क्या मान लेना, 100% पर्सनल मान लेना, 100% पर्सनल, और निकाल देना। कोई दिक्कत है आपको? ठीक, चलो अब बारी आती है मेडिकल फैसिलिटी। किसकी बारी आ जाती है? मेडिकल फैसिलिटी। थके तो नहीं? ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी, हाँ ठीक है, हेलो, ठीक, ओके, चलो आगे देखें। तो मेडिकल की फैसिलिटी की बात करते हैं। तो देखो मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं, तो मेडिकल की फैसिलिटी देते हैं, वो भी टैक्सेबल होता है कि नहीं होता है? क्या हो गया, क्या हो गया, काहे हंस रहे हो? ठीक, आगे देखें। इसके बाद मेडिकल फैसिलिटी, क्या बात करेंगे? मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल की फैसिलिटी दी कहाँ जा रही है वो देखे करो। इंडिया में दी जा रही है कि इंडिया के बाहर दी जा रही है? अगर इंडिया में दी जा रही है तो फिर चेक करना कौन से हॉस्पिटल में दी जा रही है। अगर 3 हॉस्पिटल में दी जा रही होगी, कौन कौन सा हॉस्पिटल? 3 हॉस्पिटल। पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अरे कई लोग बहुत फैसिलिटी उठाते हैं भैया, जाके वहाँ भर्ती वर्ती हो जाते हैं और बढ़िया 5-6 दिन रह के 5 स्टार होटल टाइप का स्टे करके आते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक, तो क्या बोल रहे हैं हम आपको यहाँ पर? हाँ, तो ये देखो कि इंडिया में अगर फैसिलिटी दी जा रही है तो वो कहाँ दी जा रही फैसिलिटी, कैसे हॉस्पिटल में दी जा रही? हॉस्पिटल देखो, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ, अप्रूव्ड हॉस्पिटल हुआ, और तीसरा एम्प्लॉयर के खुद का हॉस्पिटल हुआ। अगर ये 3 हॉस्पिटल में फैसिलिटी दी जा रही है मेडिकल की, तो ऐसे केस में पूरी तरीके से टैक्सेबल फैसिलिटी टैक्स फ्री होती है। जितना करोड़ों का बिल क्यों ना बने, क्या रहेगा? टैक्स फ्री। कौन कौन से हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट में, ओन में और अप्रूव्ड हॉस्पिटल में। ये 3 हॉस्पिटल में अगर फैसिलिटी दी जा रही होगी पूरी तरीके से क्या होगा? टैक्स फ्री होगा, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके अलावा अदर कोई हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो पूरा 100% जितना बिल बनेगा एम्प्लॉयर जो देगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया के अंदर में। समझ में आ गया? अगर फैसिलिटी बाहर दी जा रही है, इंडिया के बाहर, भाई इंडिया के बाहर भी कई बार फैसिलिटी देती है। रेलवे अपने एम्प्लॉय को इंडिया के बाहर तक भेजता है तो इलाज कराने के लिए, या उसके फैमिली को अगर ठीक नहीं होता है तो ऐसे केस में कैसे करोगे? 2 प्रकार के खर्चे निकलते हैं जब बाहर होगा। पहला ट्रीटमेंट और लॉजिंग का खर्चा, मतलब वहाँ हॉस्पिटल गए, वहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हो, वहाँ रह रहे हो, लॉजिंग मतलब रहना वहाँ पर, वो एक खर्चा। दूसरा खर्चा होता है ट्रैवलिंग का खर्चा। भैया फ्लाइट में जा रहे हो, शिप से जा रहे हो, खर्चा है ना ट्रैवलिंग का, वो भी खर्चा कौन दे रहा? बेचारा एम्प्लॉयर ही तो दे रहा है, एम्प्लॉय तो नहीं देगा। तो आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट एंड लॉजिंग का खर्चा, तो देखो ये टैक्स फ्री होता है। कहाँ तक टैक्स फ्री होता है? मतलब जहाँ तक आरबीआई लिमिट सेट कर देगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे मान लो आरबीआई ने लिमिट सेट कर दिया 3 लाख तक टैक्स फ्री है लॉजिंग, ट्रीटमेंट लॉजिंग का खर्चा। 3 लाख तक क्या है आपका? मान लो ट्रीटमेंट और लॉजिंग का एक्चुअल में जो खर्चा हुआ जो एम्प्लॉयर ने दिया वो बना 5 लाख। कितना बना? आरबीआई ने कितना लिमिट सेट किया था? 3 लाख टैक्स फ्री हो जाएगा, 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। या मान लो 3 लाख लिमिट सेट किया था आरबीआई ने और तुम्हारा खर्चा हुआ 2.5 लाख, कितना टैक्स फ्री हो जाएगा? 2.5 लाख हो जाएगा, खत्म कहानी, कोई टैक्सेबल नहीं। ऐसे करके समझ में आ गया? तो ये लिमिट सेट है, कुछ भी लिमिट हो सकता है, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 25 लाख, कुछ भी हो सकता है। ठीक। दूसरा होता है ट्रैवलिंग का खर्चा। किसका खर्चा? ट्रैवलिंग का खर्चा भी एम्प्लॉयर उठा रहा है, तो ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? तो ये 2 बात पे डिपेंड करता है। आपको चेक करना पड़ेगा आपका एम्प्लॉई अमीर है कि गरीब है। कैसे पता करोगे? एम्प्लॉई का अगर साल भर का टोटल ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से क्या है? 2 लाख है या 2 लाख तक है? 2 लाख तक है। कहाँ तक है? 2 लाख से ज्यादा है। हाँ, 2 लाख से ज्यादा है। 2 लाख से क्या है? तो जितना ट्रैवलिंग का खर्चा बनेगा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा। लेकिन अगर 2 लाख तक है या 2 लाख से क्या है? कम है, तो फिर वो टैक्स फ्री हो जाएगा। और आजकल कोई एम्प्लॉय का यार टोटल ग्रॉस टोटल इनकम ना, सैलरी की बात नहीं हो रही, पूरे ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ऊपर तो होती ही भैया। तो बोलो ना सीधा टैक्सेबल है, काहे के लिए इतना बेवकूफ़ी टाइप का हरकत करते हो? समझ में आ गया? इनकम टैक्स देश के लिए अभिशाप है भाई। इनकम टैक्स बंद हो जाएगा तब देश प्रगति करेगा। ठीक, चलो कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? ठीक है, ये मेडिकल फैसिलिटी था। ठीक है, ओके बच्चे लोग देखिए, अब लास्ट है प्रोविडेंट फंड। किसकी बात आती है? प्रोविडेंट फंड। देखो प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है समझो। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है? देखो एक प्रोविडेंट फंड होता है। क्या होता है? एक प्रोविडेंट फंड होता है। एक्चुअली प्रोविडेंट फंड होता है क्या है? सुनना मेरी बात, इधर देखो। इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉई काम पे लगता है। आपको सबको पता है कि एम्प्लॉई 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। और जॉब कब लगेगा वो? चलो मान लो 25 की एज में जॉब लगा और 60 की एज में क्या हो जाएगा? वो रिटायर हो जाएगा। रिटायर के बाद क्या करेगा बेचारा? हो सकता है वो घर उसको मिला होगा तो घर छोड़ना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयर उसको दिया होगा, उसको खुद का घर बनाना पड़ेगा। कितना खर्चा होगा कि नहीं होगा? तो भाई 60 साल बाद वो बेचारा करेगा क्या? तो उसकी तैयारी अभी से हो जाती है। अब जैसे मान लो कोई एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी 20,000 है, मान लो कितनी है? 20,000 उसकी बेसिक सैलरी है। तो 20,000 अपने घर थोड़ी ना लेके जाता है। वो क्या करता है? 20,000 में से मान लो
2,000 रुपये क्या कर देता है, अपने प्रोविडेंट फंड में डाल देता है। कितना डाल देता है? हर महीने 2,000 प्रोविडेंट फंड में डाल दिया एम्प्लॉय ने। किसने? एम्प्लॉय ने अपने सैलरी पूरा 20,000 सैलरी नहीं किया, 2,000 डाल दिया। ऐसे करते करते हर महीने 2,000 डाल रहा है, साल का 24,000 डाल रहा है। 35 साल काम करेगा तो 35 साल कितना पैसा हो जाएगा? इसमें पैसा ही पैसा होगा खूब सारा। अच्छा, सैलरी बढ़ेगी भी तो प्रोविडेंट फंड का पैसा भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्लस उस पर क्या? इंटरेस्ट। प्लस उस पर क्या? इंटरेस्ट। आया बात समझ में कि नहीं आया? प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, एक बात और है कि जब इंप्लॉय डालता है ना 2,000 रुपये, तो जनरली इंप्लॉयर भी उतना ही पैसा, ऑलमोस्ट इंप्लॉयर भी क्या करता है, उसका इंप्लॉयर जिसका मालिक होता है ना, वो भी उतना ही पैसा उसके प्रोविडेंट फंड में डालता है। एक इंप्लॉयर भी क्या करता है, उसके प्रोविडेंट फंड में उतना ही पैसा या कुछ भी पैसा वो डालता है। यानी इस प्रकार से देखो, अगर बराबर डाल रहा होगा तो 2,000 इंप्लॉय डाला, 2,000 इंप्लॉयर डाला, कितना डल गया? 4,000। हर महीने 4,000 डाल रहा है। जब वो 60 साल का होगा, इसमें कितना सारा पैसा मिलेगा, और उसमें प्लस इंटरेस्ट। तो 60 साल बाद कितना पैसा मिला पता है? 40 लाख। कितना मिला 60 साल बाद? 60 साल की उम्र में इसमें 40 लाख रुपए उसको विथ इंटरेस्ट मिला। तभी तो जब देखना रेलवे वालों को देखना, जब रिटायर होते हैं ना, बाजा गाजा के साथ रिटायर होते हैं, पार्टी वार्टी देते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा पैसा मिलता है। हाँ, मिलता है ना, बढ़िया गुलाल उलाल से खेलते कि नहीं खेलते हैं, ठीक है ना, पटाखा वटाखा फोड़ते हैं ना, इसी के लिए वो पैसा मिला करके बाजा गाजा के साथ उसी के लिए करते हैं सब। 40 लाख मिला है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड का पैसा। किसका पैसा? सवाल उठता है कि टैक्सेबल होता है कि नहीं होता, और कौन सा पार्ट। देखो, इंप्लॉय डाल रहा है, इंप्लॉय डाल रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। इंप्लॉय डाल रहा है वो तो टैक्सेबल होगा, और आगे जाके एटीसी में उसका डिडक्शन में मिल जाएगा, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। बात कर रहा हूं एम्प्लॉयर जो डाल रहा है वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि यहां हम निकालने बैठे कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो कुछ दे रहा है वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग देखने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो यही सवाल उठता है कि एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो टैक्सेबल होता है कि नहीं होता, और कितना टैक्सेबल होता है किस बात पे डिपेंड करता है। तो सुनो मेरी बात, इधर देखो, एकदम सिंपल सी बात है। प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और चौथा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पहला होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। इसका एक्ट है 1925, पूछता है एक्ट 1925 है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। इसमें कोई भी चीज़ कंट्रीब्यूट करेंगे ना, अब देखो इसमें जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 100% टैक्स फ्री होता है, कितना भी कंट्रीब्यूट करे एम्प्लॉयर। हाँ, और उस प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट भी मिलेगा ना, वो भी टैक्स फ्री होगा। प्रोविडेंट फंड के 2 इनकम है यहाँ पे, एक एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो एम्प्लॉय का इनकम है, दूसरा उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है साल का वो भी एम्प्लॉय का क्या है? इनकम है। सवाल उठता है टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। तो अगर वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयर कितना भी कंट्रीब्यूट करे, करोड़ों क्यों ना कंट्रीब्यूट करे, टैक्स फ्री है। क्या है? इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है, उस पर कोई रेट वेट नहीं, पूरा इंटरेस्ट भी क्या है? टैक्स फ्री। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ये फायदा है, ठीक। दूसरा, अगर वो अनरिकॉग्नाइज है, क्या है? तो ये भी लगभग टैक्स फ्री है। ये भी क्या है? टैक्स फ्री है। समझ में आ गया? ये भी टैक्स फ्री है। टेंशन किसका है? तो देखो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कैसा है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो भी टैक्स फ्री है, लेकिन कहां तक टैक्स फ्री मालूम है? अप टू 12% ऑफ सैलरी। आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका अगर एम्प्लॉयर उसकी सैलरी का 12% या 12% से कम तक डाल रहा है तब तक तो टैक्स फ्री है, लेकिन जहां 12% से ऊपर डाला तो फिर क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे मान लो 13% डाला, कितना टैक्सेबल होगा? सैलरी का 1%। 15% डाला, कितना टैक्सेबल होगा? 3% टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? नहीं है, ओके। इसके बाद इंटरेस्ट की बात आती है। तो इंटरेस्ट अगर दे रहा है तो वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट का रेट देखना क्या है, परसेंटेज क्या है। अगर उस इंटरेस्ट का रेट 9.5% या उससे कम है तब तक तो टैक्स फ्री है, लेकिन उससे ऊपर है तो फिर क्या हो जाएगा बॉस? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो जाएगा? हाँ, टैक्सेबल हो जाएगा। रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज दोनों प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए होता है। रिकॉग्नाइज जो एक्ट के फुल रूल्स को फुलफिल करता है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहलाता है। अनरिकॉग्नाइज जो एक्ट के रूल को फुलफिल नहीं करता है वो क्या हो जाता है? अनरिकॉग्नाइज हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें आप लोग को? पब्लिक को भी किनारे करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आया बात समझ में? ओके, अभी सुनो इधर देखो। तो देखो, एम्प्लॉय के लिए 3 प्रोविडेंट फंड है ना, तो देख लो बॉस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो आगे चल के उसका डिडक्शन मिल जाता है, उसकी बात तो छोड़ ही दो। कंट्रीब्यूट बाय एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट है, स्टैट्यूटरी के लिए, रिकॉग्नाइज के लिए 12% तक एग्जेम्प्ट है, और अनरिकॉग्नाइज के लिए भी एग्जेम्प्ट है। टेंशन से भी रिकॉग्नाइज का, बाकी सब एग्जेम्प्ट ही मान लेना। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो इसके लिए क्या है? स्टैट्यूटरी में एग्जेम्प्ट है, रिकॉग्नाइज में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% है तब तक तो ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो फिर जितना एक्स्ट्रा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा इंटरेस्ट। जैसे मान लो 10% दे रहे हैं, 9.5% से कितना एक्सेस है? 0.5 टैक्सेबल हो जाएगा। एंड देन तुम्हारा, अच्छा, इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा ना अनरिकॉग्नाइज में, तो वो यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा सैलरी में,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। कहाँ होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट, ठीक है, ओके। और लमसम पैसा, जब 60 साल के होंगे तो लमसम पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इकट्ठे लमसम पैसा मिलेगा ना। तो बेटा लमसम पैसा अगर मिलेगा तो स्टैट्यूटरी का मिलेगा, एग्जेम्प्ट है, रिकॉग्नाइज का मिलेगा, एग्जेम्प्ट है, अनरिकॉग्नाइज का मिलेगा तो केवल कौन सा टैक्सेबल होगा? जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करा होगा ना, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन तक ही टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय का क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री हो जाएगा आधा। जैसे 6 लाख मिला मान लो टोटल, तो 6 लाख में एम्प्लॉयर आधा कंट्रीब्यूट किया होगा तो आधा 3 लाख टैक्सेबल होगा, 3 लाख टैक्सेबल नहीं होगा। कोई दिक्कत है? ओके हाँ बिल्कुल। पब्लिक प्रोविडेंट फंड किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए थोड़ी ना, वो हम जैसे लोगों के लिए, हम हमारा कोई एम्प्लॉयर के लिए समझ लो, हमारा कोई एम्प्लॉय मालिक है क्या? हम खुद मालिक हैं, तो भाई हम क्या, हमको क्या रिटायर होने का हक नहीं है क्या? हम 60 साल के कभी नहीं होंगे ना, तो क्या हमको पैसा नहीं चाहिए? तो भाई कैसे उसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालेंगे हम? ठीक है, वो भी एग्जेम्प्टिव होता है। खैर इसकी बात तो हो नहीं रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरफ से सारे रूल क्या हो गए? खत्म हो गए। ठीक, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? ओके, एक बात और, इसके अलावा एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो कुछ भी करता है, एक डायलॉग सुनोगे, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। वांटेड का नहीं है, इसमें भी देखिए बॉडीगार्ड का डायलॉग है, वांटेड का नहीं है, बॉडीगार्ड का, बॉडीगार्ड का। वांटेड का तो अलग है, कमिटमेंट वाला है ना। ये एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं ठीक आपकी भी नहीं सुनता, है ना, ये है ना। अब सुनो मेरी बात, तो इसमें है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी एहसान करता है। एहसान करना मतलब उसका पर्सनल बिल चुका देना, उसको मोटरसाइकिल दे देना, उसका लोन चुका देना, उसको इंटरेस्ट रेट फी में लोन देना, कुछ भी, मतलब उसके ऊपर एहसान कर रहा है, मतलब उसका कोई पर्सनल हेल्प कर रहा है, पैसा दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, टैक्सेबल होता है 100%। क्या होता है? टैक्सेबल होता है। क्या होता है? टैक्सेबल। ये डाल समझ लेना। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? हाँ, तो आज बेटा पूरा रूल्स क्या हो गया हमारा, अब प्रैक्टिकल कल से बना सकते हैं अपन लोग आराम से, ठीक है। चलिए थैंक यू, इसको रिवाइज कर लेना, पूरा रिवाइज कर लेना। ओके बाय।